Everyone, and welcome to JK Civil Services. I hope you all are doing great. So, today we are going to start with the most expected and most important MCQs from J&K Reorganization Act of 2019. ठीक है गाइस, तो आज हम इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो कवर करेंगे और मेक श्योर टू गिव द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो हमको बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ऑफ द एक्ट। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब कि कैसा लॉ पास हुआ, किसने किया, किसको रेफर किया। तो हमको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा यूजिंग द पावर अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो हमारा बिल था ना, ये इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्टली इन राज्यसभा। ठीक है, ये हुआ था 5 अगस्त को। ठीक है, अमित शाह जी ने ही इंट्रोड्यूस किया था और आर्टिकल 3 के अंडर ही किया था, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद बोल रहे द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया रेफर्ड द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ J&K फॉर इट्स व्यूज बिफोर द इंट्रोडक्शन। तो देखो ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। बेसिकली ऐसा होता है, बट जम्मू एंड कश्मीर के रेफरेंस में उस टाइम ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में उस टाइम गवर्नर रूल चल रहा था। ठीक है, तो फिर गवर्नर रूल चल रहा था, गवर्नर ऑलरेडी हमारा प्रेसिडेंट के अंडर ही होता है, तो फिर प्रेसिडेंट किस लिए भेजेंगे। और वैसे भी स्टेट लेजिस्लेचर तो था ही नहीं ना उस टाइम पे, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है द एक्ट रिसीव्ड प्रेसिडेंट एक्सेंट ऑन 9th ऑफ अगस्त 2019। हाँ, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट में ये पास हो गया था और 9th अगस्त को प्रेसिडेंट ने अपना एक्सेंट दे दिया था। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, फर्स्ट एंड थर्ड। तो बी क्या हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें हमारे पास एजर्शन है और रीजन है। ठीक है, एजर्शन क्या है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इज प्रोवाइडेड विद द लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर आर्टिकल 239। हाँ, ए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमको पता है कि 239 ए के अंडर हमारे पास क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो कि लद्दाख में नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द दिल्ली इन ऑल लीगल एस्पेक्ट्स। तो देखो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो जेके यूटी का है ना, ये आइडेंटिकल एनसीटी सॉरी एनसीआर दिल्ली की जैसे नहीं है, ये कैसा है, पुडुचेरी। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि क्या हो जाएगा, दिल्ली से कंफ्यूज कर सकते हैं, दिल्ली नहीं होगा, वो पुडुचेरी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, जितने भी जैसा भी यहाँ पर सब कुछ होता है ना, वैसे ही एग्जैक्टली सेम चीज़ें जो हैं वो J&K में होती हैं। तो फर्स्ट एजर्शन तो सही है, बट रीज़न हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। तो ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ फॉल्स। तो सी क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें ना उन्होंने हमको सेक्शन दिए हुए हैं और हमको उनके प्रोविजंस बताने हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो क्या है कि हमको पता है जो नॉमिनेशन ऑफ वुमेन्स वाला था ना, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ये हमने देखा था आर्टिकल सेक्शन 15 के अंडर। ठीक है, फिर हमने 15A और 15B जो है ये भी इसमें बाद में ऐड किए थे। तो बी का क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ हो जाएगा। अब ये दोनों ऑप्शंस गए। अच्छा, उसके बाद जो कॉमन हाई कोर्ट वाला, ये भी हमको पता है कि J&K यूटी के लिए और लद्दाख के लिए क्या होगा, कॉमन हाई कोर्ट होगा। तो जो हमारे पास फर्स्ट वाला होगा ये 75 के साथ हो जाएगा। सेक्शन 75 में हमको कॉमन हाई कोर्ट के बारे में बताया था। अच्छा, उसके बाद क्या है, एडवोकेट जनरल फॉर द यूटी की एडवोकेट जनरल भी होना चाहिए यूटी के लिए, तो ये हमको सेक्शन 79 में बताया था। ठीक है, 75 में हाई कोर्ट आया ना, 79 में तो फिर एडवोकेट जनरल आ गए। फिर उसके बाद कौन सा रह गया हमारे पास, फिर लग गया लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, तो ये हमारे पास था सेक्शन 14 में, ये तो पता ही होगा सबको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा हमारे पास बी, बी का हो जाएगा हमारे पास फोर्थ, सी का हो जाएगा हमारे पास कॉमन हाई कोर्ट, फिर हो जाएगा हमारे पास एडवोकेट जनरल। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ए। ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, अब इन्होंने हमको स्टेटमेंट्स दी हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट डे, अपॉइंटेड डे। ठीक है, जो कि हमारे एक्ट में मेंशन है, उसके रेफरेंस में अब वो कह रहे हैं कि इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट, 2 सब क्लॉज ए ऑफ द एक्ट। हाँ, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो हमने 2A के अंडर ही बताया था, इसकी डेफिनेशन के बारे में क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, अब द डेट वॉज स्पेसिफिकली चूजन टू कोइंसाइड विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, अब कौन थे फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो देखो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इनका बर्थ एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट की जाती है, 31 ऑफ अक्टूबर को।
इसीलिए हमने ये डेट चूज़ की थी। कह रहे हैं कि ऑन दिस डेट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली सीज्ड टू एग्जिट एंड वाज रिप्लेस्ड बाय 2 यूटीज़। हाँ, तो स्टेट का टाइटल हट गया था और 2 यूटीज़ बन गए, यूटी ऑफ जे एंड यूटी ऑफ लद्दाख। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद अब जो हमारे पास स्टेटमेंट्स है, ये जो डिलिमिटेशन हुआ ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, उसके रेफरेंस में स्टेटमेंट है। वो क्या बोल रहे हैं कि द डिलिमिटेशन कमीशन इज हेडेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ इंडिया। देखो बेसिकली डिलिमिटेटेड जो कमीशन होता है ना, ये होता क्या है, इसमें हम लोग काउंटिंग करते हैं कि कितनी हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है, कौन सी है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली सेंसस जो एक तरीके से। तो अब वो बोल रहे हैं कि उसको किसने हेड किया था, एलजी ने। तो देखो एलजी का उसमें कोई काम नहीं था, ठीक है, ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं ना, वही इसको करते हैं। तो इसमें एलजी नहीं थे, स्टेट इलेक्शन कमीशन थे हमारे पास, इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है, 2 स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, वैसा सब कुछ था इसमें। एलजी ने हेड नहीं किया था, तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। अब वो बोल रहे थे टोटल नंबर ऑफ द सीट्स इन द जे असेंबली वो इंक्रीज कर दी गई 107 से 114। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है। बेसिकली क्या हुआ था, उन्होंने जो 90 थे ना, उसमें से वो इलेक्टेड थे और 24 जो सीट्स थी ना, वो उन्होंने रिजर्व्ड कर दी थी फॉर द पीओके। ठीक है, ये अभी तक रिजर्व्ड है, ये किसी को नहीं मिली हुई है। तो टोटल उसी हिसाब से हमारे पास कितनी हो गई, 114। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर बोल रहे थे डिलिमिटेशन इज बेस्ड ऑन द 2019 सेंसस। हाँ बिल्कुल, अभी न्यू वाला तो हुआ नहीं है ना, तो पुराने वाले सेंसस थे। तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगी, सेकंड एंड थर्ड। तो बी क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, अब हमको वो क्या बोल रहे हैं, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको कि वो करेक्ट पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, उस चीज़ का भी। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। जो हमारे सीएम होते हैं, इनको हमारे एलजी ही अपॉइंट करते हैं। और एलजी को कौन अपॉइंट करता है, ये हमारे प्रेसिडेंट ही भेजते हैं। ठीक है, इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होती है। उसके बाद वो कह रहे हैं, और एक और मेन बात है, जो हमारे गवर्नर होते हैं ना, एक से ज़्यादा जो यूटीज़ होती है ना, उनको भी संभाल सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टेट्स को भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही को एट अ टाइम देखेंगे। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर, जो टोटल नंबर होते हैं मिनिस्टर के, वो 10% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं इन द असेंबली। ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं, द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिया। तो देखो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमारे सीएम होते हैं ना, इनको अपॉइंट कौन करता है, एलजी। तो फिर वो उन्हीं के डिपेंड करेगा ना कि कब उनको बाहर निकलना है। अगर हमारे पास, ठीक है, सीएम ही अपॉइंट कर रहे हैं, तो फिर प्रेसिडेंट का रोल नहीं होगा ना। प्रेसिडेंट से पहले एलजी हैं, एलजी नहीं हो तो इनकेस प्रेसिडेंट के पास रेफर जा सकता है। बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि नॉट ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ऑन द प्लेजर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो फिर फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड वाली क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। बाकी सभी ही करेक्ट है हमारे पास। तो हमको बेसिकली इनकरेक्ट बतानी है, इसीलिए हमारे पास सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, असर्शन रीज़न हमको बताना है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं असर्शन में, तो जो यूटी है लद्दाख की, वो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेट उसको कौन करता है, प्रेसिडेंट थ्रू अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। जे के केस में भी ऐसे ही होता है और लद्दाख के केस में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूटी ऑफ लद्दाख अंडर द 2019 एक्ट। वो बोल रहे हैं कि जो सीओएम, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो यूटी ऑफ लद्दाख के लिए नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, इसके लिए है, बट लद्दाख के लिए नहीं है। तो अब इस हिसाब से दोनों ही हमारी है और यही इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें हमको क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने हमको स्टेटमेंट्स दी हैं विद रेफरेंस टू द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि एक्ट ने रीनेम कर दिया हाई कोर्ट एज हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। पहले सिर्फ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होता था, बट अब हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख है। अब वो कह रहे हैं, द सैलरीज एंड द अलाउंसेज ऑफ द जजेस आर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया। तो देखो ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हमारा जो यूटी का कंसोलिडेटेड फंड होता है ना, वहाँ से इनकी सैलरीज वगैरह जो हैं वो दी जाती हैं, ना कि ऑल लेवल के इंडिया से। ठीक है, जे एंड के का है, वहाँ से दी जाती है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई।
थर्ड क्या बोल रहे हैं, इट सर्व्स एज ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर, हाँ बिल्कुल सही बात है। सेकंड रॉन्ग होगी, फर्स्ट भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमको ये कुछ उन्होंने एक शेड्यूल दिए हुए हैं और हमको सब्जेक्ट मैटर बताना है। ठीक है, अब फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ के बारे में देखो। फर्स्ट शेड्यूल में उन्होंने क्या बताया था हमको, एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा। ठीक है, तो ए का क्या आ गया हमारे पास, सेकंड आ गया। अब उसके बाद सेकंड शेड्यूल में क्या बताया था उन्होंने, लोकसभा की। फर्स्ट में राज्यसभा, सेकंड में लोकसभा। तो ए का आ गया 2, बी का आ गया 3। फिर फोर्थ शेड्यूल में उन्होंने क्या बताया हमको, ओथ एंड एफर्मेशंस, बिल्कुल सही बात है। फिर फिफ्थ शेड्यूल में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंट्रल लॉ दैट इज एप्लीकेबल टू जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर है हमारे पास, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, फोर्थ का ये और फिफ्थ का। ठीक है, तो ध्यान में रखना, सॉरी, सी का हो जाएगा फोर्थ और फिफ्थ का हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अच्छा, अब वो हमको स्टेटमेंट पूछ रहे हैं विद रेफरेंस टू द ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, अब वो इंडिया जे.एंड.के का क्या कैसा चल रहा है वहाँ पे, उसके रेफरेंस में तो हमको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अब वो बोल रहे हैं कि जो फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स होंगी जे.एंड.के यूटी में, वो कौन से कैडेट में होंगी। पहले क्या होता था, हमारे जे.एंड.के का अलग कैडेट होता था एक। ठीक है, बट अब जो होगा वो AGMUT के कैडर के जैसा ही होगा। अब ये क्या है AGMUT, मतलब इसमें होगा ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर होगा मिजोरम में। ठीक है, एंड यूटी फॉर जो हमारे यूनियन टेरिटरी। जे.एंड.के का सेपरेट खत्म हो गया है, अब AGMUT के रेफरेंस में ही होगा, जैसी जो अलग अलग रिक्रूटमेंट्स होंगी हमारी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर विल कंटिन्यू टू सर्व इन देयर करंट पोजीशंस विद अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। हाँ, तो ये सही बात है, अब तो वो वैसे ही करेंगे जब तक कोई MHA से ना, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाता है, तब तक वो सर्व करेंगे। फिर वो बोल रहे हैं कि द यूटी ऑफ लद्दाख विल हैव इट्स ओन सेपरेट कैडर फॉर IPS ऑफिसर्स। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है, जो लद्दाख वाला है ना, ये भी AGMUT में ही होगा। ठीक है, जे.एंड.के और जो लद्दाख है वो दोनों ही होंगे। लद्दाख का बिल्कुल भी कोई सेपरेट नहीं है, ऑल्दो पहले था बट अब नहीं है। आगे बात समझ, तो क्या होगा हमारे पास, तीनों ही स्टेटमेंट्स नहीं नहीं, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट हो जाएगी, थर्ड वाली रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज उन्होंने लद्दाख के लिए सेपरेट बोला है। तो ए क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद असर्शन और रीजन है। अब वो बोल रहे हैं कि 24 सीट्स इन द जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली आर केप्ट वैकेंट। हाँ, क्यों, क्योंकि वो वाली है हमारे पास POK वाले रीजन की, तो हमने उनको वेकेट रखा हुआ है। ठीक है, टोटल देखा ना हमने, 114 थी उसमें से। अब वो कह रहे हैं कि दीज सीट्स आर रिजर्व फॉर द पीपल ऑफ द POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द कोरम। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो देखो, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट, असर्शन भी करेक्ट है और उसका रीजन भी करेक्ट है, तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें वो हमको क्या बोल रहे हैं कि हमको पावर्स बतानी है जो कि हमारे जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं है, जो वो एक्सरसाइज नहीं करती हैं। ध्यान में रखना, नॉट पूछा है। अच्छा, अब देखो, लेजिस्लेशन ऑन द पुलिस। अब पुलिस जो है हमारे जे.एंड.के में, ये कौन संभालता है, तो देखो ये पावर हमारे LG के पास है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, जो हमारी स्टेट लिस्ट है ना, उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो पहली वाली तो करेक्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन ऑन द पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो ये भी हमारी असेंबली के पास नहीं है, ये भी हमारे LG और स्टेट के पास है, सॉरी सेंटर के पास है। अब क्या बोल रहे हैं, एजुकेशन। तो देखो, एजुकेशन हमारे पास क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, जिसमें कि स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉज बना सकती हैं, तो ये है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। तो अब कौन सी नहीं है, 1 और सेकंड नहीं है, थर्ड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा। ठीक है, 1 एंड 2। अच्छा, उसके बाद हमको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के रेफरेंस में स्टेटमेंट्स पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो टैक्स जो होते हैं, टैक्सेस, लोन्स, रेवेन्यू वगैरह ना, वो इसी फंड में इकट्ठा होता है सारा, इंडिया के भी रेफरेंस में और जे.एंड.के के भी रेफरेंस में। क्या बोल रहे हैं, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 67 ऑफ द एक्ट। हाँ, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सेक्शन 67 के अंडर ही हमने कंसोलिडेटेड फंड के बारे में बताया है। उसके बाद कह रहे हैं ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी आर क्रेडिटेड टू दिस फंड। हाँ, तो सही बात है, जितना रेवेन्यू हमारा टैक्स होगा, लोन्स होंगे, फंड सब यहीं पे क्रेडिट होता है। दैट इज इन द आर्टिकल 266 की तरह, जैसे हम इंडिया के लेवल पे देखते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, LG कैन ऑथराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड व्हेन द असेंबली इज नॉट इन द सेशन। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, कभी कभी जो असेंबली है सेशन में नहीं होती है, या फिर डिसॉल्व हो चुकी होती हैं,
असेंबलीज, ठीक है। तो तब एलजी को अगर पैसा चाहिए तो वो इस फंड में से निकलवा सकते हैं, बट कैसे, ऐसे नहीं, वोट ऑन अकाउंट करके, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट होता है अगर हमको इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए होता है ना, वैसे ही उसी तरीके से करके जो एलजी है वो निकलवा सकती हैं, वहां से पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट एक हमारे पास कंसोलिडेटेड है ना, कंटिजेंसी फंड भी होता है, दैट इज फॉर इमरजेंसी पर्पस। तो देखो हमारे पास तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी, तो डी क्या हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। अच्छा, अब हमको वो आर्टिकल्स बोल रहे हैं और हमको बताना है उनका स्टेटस कैसा है अभी जे&के में। अब देखो आर्टिकल 370 है जो, वो अभी इनऑपरेटिव हो गया हुआ है, ठीक है। अब 35A है जो हमारे पास, ये भी इनऑपरेटिव ही है। यहाँ थोड़ी ना ऑप्शंस में दिक्कत हो गई, बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन नहीं है। 370 देखो, 35A जो 35A है वही आर्टिकल 370 के थ्रू ही लगाया था। 370 अगर हो गया है तो 35A भी इनऑपरेटिव है। और आर्टिकल फर्स्ट क्या है, हाँ ये आर्टिकल फर्स्ट अभी फुल्ली एप्लीकेबल है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 हट गया ना, अब थ्रू आर्टिकल फर्स्ट जो जे&के है वो इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा इंडिया का, कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये भी हटा दो। करेक्ट आंसर हमारे पास ए का 2, बी का 2 एंड सी का 1 हो जाएगा, ए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, who has the power to remove difficulties arising in the implementation of the act for a period of the 5 years। तो किसके पास है वो पावर रिमूव करने की? क्या चीफ जस्टिस के पास, पार्लियामेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास, या जो हमारे एलजी होंगे उनके पास? तो देखो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है प्रोविजंस में, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करने में, तो जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, उन्हीं के पास ये पावर है कि वो जितनी भी डिफिकल्टीज होंगी उनको रिमूव करेंगे। तो सी क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद हमको बोल रहे हैं विद रेफरेंस टू द पीएससी, जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, वो बोल रहे हैं कि द जम्मू एंड कश्मीर पीएससी कंटिन्यूज टू बी पीएससी फॉर द यूटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो जे&के की पीएससी है पब्लिक सर्विस कमीशन, वो कंटिन्यू करेगी। पहले हम केएस बोलते थे ना, पीएससी। उसके बाद द यूपीएससी सर्व्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूटी ऑफ द लद्दाख। हाँ तो ये भी बिल्कुल सही बात है, लद्दाख के लिए अलग से पीएससी नहीं है, ये यूपीएससी के अंडर ही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि दिल्ली के पास नहीं है लक्षद्वीप, तो वैसे ही लद्दाख के पास। अच्छा, उसके बाद हमको स्टेटमेंट्स पूछे हैं उन्होंने जो एडवोकेट जनरल होते हैं उनके रेफरेंस में। अब वो बोल रहे हैं कि इनको अपॉइंट कौन करता है, तो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया जाता है हमारे एलजी, ठीक है, वही हमारे एलजी हैं जो अपॉइंट करते हैं। वो बोल रहे हैं कि ही मस्ट बी अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है कि उनकी मतलब जज होने नहीं चाहिए, बट उनकी क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो बन सकते हैं, ठीक है। तो देख लेना कि वो ये भी लिख सकते हैं कि वो होने ही चाहिए, होने नहीं चाहिए, बट क्वालिफाइड टू बी। ही हैज़ द राइट टू स्पीक इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हाँ बिल्कुल वो मतलब बोल सकते हैं बट वोट नहीं दे सकते हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट हो जाएंगी, डी करेक्ट आंसर। अच्छा, अब हमारे पास आ गया कंटिजेंसी फंड, इसको आप इमरजेंसी के साथ कर सकते हो, इमरजेंसी कंटिजेंसी, ठीक है। अब वो बोल रहे थे कंटिजेंसी फंड ऑफ द जे&के इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ। तो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के डिस्पोजल पर ही ना इसको रखा जाता है, ठीक है। जब हमको इमरजेंसी के लिए फंड्स चाहिए होते हैं तो वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे एलजी, सीएम का नहीं, ये नहीं, ठीक है। तो एलजी जिस हिसाब से हम इंडिया के लेवल पे देखते हैं। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो सेकंड अमेंडमेंट हुई थी 2023 में रिजर्व्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द सीट फॉर वुमेन इन द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखो वो थी हमारे पास 1/3, दैट इज 33.3%, 33%, सॉरी नॉट 33.3, दैट इज 1/3, 33%। आगे बात समझ, सी क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या कह रहे हैं हमारे पास एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ गया, द टेन्योर ऑफ द जे&के लेजिस्लेटिव असेंबली इज नाउ 5 years। हाँ बिल्कुल सही बात है, जैसे कि हमारा यूजुअली चलता है इंडिया के लेवल पर, वैसे ही द जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एबॉलिश्ड द प्रीवियस 6 year टेन्योर्स विच वाज अंडर द जे&के स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ तो ये भी बिल्कुल सही बात है, पहले 6 का था, 5 का ही हो गया हुआ है। तो देखो दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा,
उसके बाद वो हमको बोल रहे हैं विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डील्स विद द एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज हमारा अपर हाउस, ठीक है। लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा होती है ना, तो कौन से सेक्शन में हमको बोला था, तो दैट इज 54 जो सेक्शन था, ठीक है। जैसे कि हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल और हमारा अपर हाउस, विधान परिषद, ठीक है, इनको एबॉलिश कर दिया है, तो किसमें, सेक्शन 57 में। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं हमको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, जो सेक्शन 84 के अंडर में हम प्लेस्ड करते हैं एडवाइजरी कमेटी को। अब वो कह रहे दे आर एस्टैब्लिश टू डील विद द अपॉर्शनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिटवीन द टू यूटीज। अब अपॉर्शनमेंट क्या होता है, मतलब सेग्रीगेट, बाइफर्केशन करना, ठीक है, डिवाइड करना। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, यही करते हैं। एसेट्स, जितनी भी एसेट होगी, लायबिलिटीज जितनी भी होती है ना, वो कितना पैसा देना है हमको, कितना हमको पैसा आना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस कमेटी को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। हाँ, तो बिल्कुल ये भी सही बात है, उनका ही जो फाइनल डिसीजन होता है रिकमेंडेशन पर बेस्ड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट क्या है, जैसे हमसे किसी ने लोन लिया है तो वो हमको पैसा देगा, तो हमारे लिए वो असेट का काम करना है ना लोन, क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा उससे। अब लाइबिलिटी क्या है कि हमने किसी से लोन लिया है तो हमको उसको पैसा वापस करना है, तो हमारे पे उधारी है ना अभी कि हमको उसको अब पैसा वापस देना है, तो वो हम पे क्या है, लाइबिलिटी है। ये होता है असेट और लाइबिलिटी का मतलब। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हो जाएंगी, सी करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, वो हमको बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल लॉ वाज नॉट एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर बाय द 5th शेड्यूल, कौन सा नहीं हुआ है, तो क्या आधार एक्ट, हाँ ये हुआ है, इंडियन आईपीसी भी हुआ है, इसका नाम चेंज हो गया वैसे अभी। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो भी हुआ है एट द एंट्री 64 से, 5th शेड्यूल में एंट्री 64। वो जो ये वाला था, ये था हमारे पास जो आधार कार्ड वाला था ना, सॉरी, ये था हमारे पास 5th शेड्यूल और एंट्री 106 में। तो ये तीनों ही हो गए हुए हैं, ठीक है, कोई नहीं है जो नहीं है, तो डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ लॉ मेड बाय द J&K असेंबली एंड अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ऑन अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, क्या हुआ कि हमारे पास कोई कॉन्करेंट लिस्ट पे है, ठीक है, जिसके लिए कि सेंटर भी लॉ बना सकती है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी लॉ बना सकती है। तो कोई उन्होंने ऐसा लॉ बनाया, अब उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, क्लैश आ गया, तो कह रहे कि जो स्टेट वाला लॉ है वो प्रिवेल करेगा या फिर कॉन्करेंट वाला जो हमारा सेंटर वाला है वो। तो देखो इस केस में क्या होता है, हमारे पास जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया होगा ना, ऑब्वियसली वही पास होगा, बट स्टेट वाला भी प्रिवेल कर सकता है अगर उसको प्रेसिडेंट एक्सेंट करे, ठीक है, प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए रखा हो, प्रेसिडेंट उसको दे दे, एक्सेंट कर दे, तो फिर वो होगा। बट इस हिसाब से करेक्ट आंसर इसका बी ही होगा, क्योंकि अब वो करेगा ना, अगर प्रेसिडेंट ने किया अप्रूव तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट सी लग रही है, इसलिए बी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये तो नहीं हो सकते, दोनों ही वॉइड कैसे रख देंगे हम, ये तो पॉसिबल नहीं है, दोनों वॉइड मतलब दोनों खत्म ही हो जाएगा। द मैटर इज रेफर टू द एलजी डिस्क्रिप्शन, मतलब जैसा एलजी बोलेगा वैसा होगा, तो नहीं, ये ऐसा भी नहीं होगा, तो बी क्या हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। अच्छा, वो बोल रहे हैं हमारे पास अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2025 अ मिनिस्टर मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इफ दे आर डिटेन्ड फॉर अ सीरियस ऑफेंस फॉर मोर देन हाउ मैनी कॉन्जिक्यूटिव डेज। अब देखो हमारे पास बिल आया, ठीक है, इसमें उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे सीएम होते हैं, हमारे जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, क्या अगर ये लोगों का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है ये कुछ भी कर कर जेल में बैठे हुए हैं फिर ये वापिस अपॉइंट होकर हमारे सीएम वगैरह बन रहे हैं, ये गलत बात है। उन्होंने बोला कि अगर किसी को सस्पेक्ट किया है उसको पकड़ के ले गए 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, अगर 30 दिन तक वो वापस आ गए तो ठीक है, बट ऑन द 31st डे उनको रिमूव कर दिया जाएगा, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर इनकेस उन्होंने नहीं रिजाइन किया तो बट वो वैसे ही वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसमें आंसर क्या होगा 30 डेज के लिए, ठीक है, 1 मंथ का 30 डेज का, ठीक है, 30 डेज रूल, ठीक है, पढ़ लेना ये भी एक बार, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें हमको वो बोल रहे हैं स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, उसने क्या बोला कि जो कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश है ये क्या होंगी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी। तो देखो ऐसा नहीं है, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था इसमें नहीं, बल्कि जो हमारा J&K ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट था ना 2020, उसने रिकॉग्नाइज किया था कि हमारा ये वाली जो 5 लैंग्वेजेस होंगी इनको
हम यूज़ कर सकते हैं एज़ अ ऑफ़िशियल वर्क के लिए। इससे पहले उर्दू और जो इंग्लिश था ना वो था, तो ध्यान में रखना, इससे नहीं हमको मिला है। वो क्या कह रहे हैं, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द पावर कि वो कोई भी नई लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा। तो हाँ, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है अंडर जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है? दैट इज़ इन द सेक्शन 47 क्लॉज़ 1 के अंडर, ठीक है? ध्यान में रखना। अब वो बोल रहे हैं अंटिल द असेंबली प्रोवाइड्स अदरवाइज़ इंग्लिश विल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पसेस। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? तो फर्स्ट और जो सॉरी सेकंड और थर्ड करेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? बी हो गया। अच्छा, इसमें हमको असर्शन रीज़न है, असर्शन क्या है? ऑल प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स विद इन द यूटी ऑफ द लद्दाख, ठीक है, विच वर प्रीवियसली ओन्ड बाय द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेस्ट इन द यूटी ऑफ लद्दाख। अब वो क्या कह रहे हैं कि जितनी प्रॉपर्टी या एसेट है यूटी ऑफ लद्दाख का, ठीक है, जो पहले जे एंड के स्टेट जिसको ऑन करती थी, क्या वो लद्दाख में चला जाएगा? तो देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। सेक्शन 84 में हम देखते हैं ना कि जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली वेस्ट नहीं की जाती है, यहाँ पर भी अपॉर्शनमेंट होगा, मतलब बाइफर्केशन होगी। एक जो एडवाइजरी कमेटी होगी वो बिठाई जाएगी, फिर वो डिसाइड करेंगे कि ये लद्दाख को जाएगा या फिर यूटी को जाएगा, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा, ठीक है? फिर वो क्या कह रहे हैं, सेक्शन 84 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉर्शनमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी बिटवीन द सक्सेसर। हाँ, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वो एडवाइजरी कमेटी बिठाएंगे फिर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ए रॉन्ग हो जाएगा, बट बी आर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है? अब उसके बाद वो हमको ये बोल रहे हैं कुछ बॉडीज़ बताई हुई हैं, फिर उनका स्टेटस कैसा होगा, ठीक है? सबसे पहले क्या है, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, तो देखो दैट इज़ सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है? फिर क्या है, जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, दैट इज़ कंटिन्यू सिर्फ जे.एंड.के में ही। हाँ, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है हमारा, वो कह रहे हैं कि फंक्शंस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? फिर जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, ये इसकी पावर जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, दैट इज सेंट्रल कमीशन के पास जाएगी, ठीक है? तो जो जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन था ना जे.एंड.के का और लद्दाख का, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगा, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है? तो इस हिसाब से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा हमारे पास 2, और बी का हो जाएगा 1, और सी का हमारे पास हो जाएगा 3 हो जाएगा, और डी का हो जाएगा हमारे पास 4। तो ए हमारे पास हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है? अब चलो क्वेश्चन 29 देखते हैं। अब इसमें हमको क्या बोल रहे हैं, जो ओथ और एफर्मेशन होती है अंडर द 4th शेड्यूल, उसके रेफरेंस में हमको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उन्होंने, ठीक है? पहली स्टेटमेंट क्या है, द एलजी ऑफ लद्दाख टेक्स एन ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लॉ। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, 4th में हमको यही देखने को मिलता है, ओथ में यही देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द ओथ इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो एलजी है ना, एलजी को ओथ चीफ जस्टिस ही दिलवाते हैं। फिर अगर वो अब्सेंट हो तो उस केस में हमारे पास जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना, वो दिलाते हैं, बट ऐसे चीफ जस्टिस के पास ही होता है। फिर क्या कह रहे हैं, द फॉर्मेट ऑफ द ओथ फॉर अ मिनिस्टर ऑफ द जे.एंड.के यूटी इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, जैसे कि फॉर्मल स्टेट के मिनिस्टर की ओथ होती है ना, वैसे ही जो ये होते हैं इनकी ही होती है ओथ। तो तीनों ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो डी क्या हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। अच्छा, अब ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं विद रिगार्डिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उसके रेफरेंस में हमको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सीट्स शैल बी रिजर्व्ड फॉर एससीज एंड एसटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों के लिए सीट रिजर्व्ड होंगी। और जिस जगह पे एसटी नहीं होते हैं ना, उस जगह पे नहीं होती, जैसे पंजाब में वहाँ पे कोई एसटी नहीं है ना, तो इसलिए वो सिर्फ एससी के लिए ही सीट रिजर्व करते हैं। तो कभी कभी वो ऐसी स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना। द नंबर ऑफ द रिजर्व्ड सीट शेल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, 2011 के सेंसस के रेफरेंस में हम लोग देख के चलते हैं। और उसके बाद क्या है, दिस इज द फर्स्ट टाइम एसटीज हैव बीन गिवन पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर। तो हाँ, थर्ड स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। पहले ऐसा नहीं था, बट 2019 के बाद जो 2022 का डिलिमिटेशन कमीशन था ना, उसके रेफरेंस में हमको एसटीज के लिए भी क्या मिली, स्पेशल स्टेटस मिला, ठीक है? सीट्स रिजर्व्ड कर दी गई। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने बताया कि विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डील्स विद द राइट ऑफ गवर्नर एलजी टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखो सेक्शन 21 के अंडर हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 18 में क्या होता है, जो समनिंग होगी, प्रोरोगेशन होगी, डेजोल्यूशन होती है ना असेंबली की, बेसिकली वो आती है। फिर 27 में हमारे पास होता है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हो गए। फिर 31st में होती है पावर्स, प्रिविलेजेस, जितने भी हमारे एमएलएज वगैरह होते हैं ना उनकी, तो ध्यान में रखना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद हमको क्या बोल रहे हैं, बिल के रेफरेंस में स्टेटमेंट है हमारे पास असर्शन और रीजन। तो एनी बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द जेएंडके ऑन ऑन द अपॉइंटेड डे लैप्स्ड। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं अपॉइंटेड डे दैट इज ऑन द 31st ऑफ अक्टूबर 2019। अगर इस दिन कोई भी काउंसिल में पेंडिंग बिल होगा तो वो लैप्स हो जाएगा, मतलब यानी खत्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज एबॉलिश्ड अंडर सेक्शन 57 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, सेक्शन जो है हमारे पास 57, ठीक है, इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको एबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, और उसी वजह से क्या हुआ था, हमारे जो बिल्स थे वो लैप्स, मतलब बिल लैप्स हो गए थे। ठीक है, रीज़न भी सही है उसका और हमारे पास असर्शन भी सही है, तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब हमको क्या बोल रहे हैं, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है ना एलजी की, उसके रेफरेंस में हमको करेक्ट बतानी है। क्या कह रहे हैं, द एलजी कैन प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन द असेंबली इज इन सेशन। नहीं भाई, जब असेंबली सेशन में नहीं हो तभी प्रमलगेट कर सकते हैं वो। ठीक है, फिर वह क्या कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में, एन ऑर्डिनेंस हैज द सेम पावर एंड इफेक्ट एज एन द एक्ट ऑफ द असेंबली। हाँ बिल्कुल, कोई एक्ट पास हो रहा है असेंबली में, सेम वो उसी के बराबर होता है ऑर्डिनेंस। एवरी सच ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर द असेंबली एंड shall cease to operate at the expiration of the 6 weeks फ्रॉम द रीअसेंबली। तो हाँ, वैसे तो जो ऑर्डिनेंस का टाइम होता है ना वो 6 वीक तक होता है। ठीक है, 6 वीक के अंडर अंडर आपको बताना पड़ता है। बट इन केस क्या है ना, वो कह रहे हैं कि अगर असेंबली नहीं है तो दूसरी 6 मंथ का टाइम होता है कि कोई असेंबली नहीं है, 6 महीने तक, 6 महीने के बाद आना ही पड़ता है। बट इन केस अगर 6 महीने के बाद नहीं आ रहा है, 6 महीने का टाइम वो हो गया, फिर उसके बाद ये 6 वीक्स और हमने ऐड करने हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, स्टेटमेंट में वो 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स बोलते हैं, तो वो भी चीज़ ध्यान रखना कि वो भी करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, पहली रॉन्ग हो जाएगी हमारे पास, सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है, तो बी क्या हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, अब वो हमको ये जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं ये पूछी हुई हैं, फिर हमको सेक्शन बताया कौन से सेक्शन में है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले क्या है, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द फंड। तो देखो ये हमारे पास है कंसोलिडेटेड फंड बेसिकली 41 में। फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि हमारा जो बजट होता है ना, वो बजट नहीं बोलते हैं हम लोग इसको, जो यूज़ करते हैं ना स्टेटमेंट, वो हम यूज़ करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज़ इन द 42 सेक्शन। और जो अप्रोप्रिएशन बिल होता है वो होता है सेक्शन 43 में। ठीक है, फिर मतलब जो कंसोलिडेटेड फंड से हम एक्सपेंडिचर के लिए करते हैं ना, वोट ऑन अकाउंट अप्रोप्रिएशन बिल, वो। फिर उसके बाद कंटिजेंसी फंड जो हमारे इमरजेंसी के लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास 69 सेक्शन में होता है। ठीक है, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, बी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो हमको क्या बोल रहे हैं, द रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर आर सबमिटेड टू। तो जितनी भी रिपोर्ट्स होती है इनकी, वो किसके पास जाके सबमिट होती है, तो क्या प्रेसिडेंट के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, स्पीकर के पास, या यूनियन फाइनेंस। देखो वो तो हमारे पास एलजी के पास ही जाएगी। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो हम है ना, जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसमें सेक्शन हमने 72 ऐड किया था, जिसमें कि हमने इसके रेफरेंस में बताया था कि जितनी भी जो एलजी, जो सीएजी की रिपोर्ट्स होंगी ना सारी हमारी, वो किसके पास जाएगी, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है सीएजी, बेसिकली जो है हमारा, इसमें किसके पास जाती है, और इंडिया के लेवल पर क्या होता है हमारे पास, प्रेसिडेंट के पास में जाती है। तो ये चीज़ का भी ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा, आप नेक्स्ट स्टेटमेंट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो रिपोर्ट्स होती हैं हमारी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, बेसिकली जो हमारे सीएजी होते हैं उनकी रिपोर्ट है जो कि हमारे यूईटी ऑफ जेएंडके से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो वो किसको सबमिट करेंगे, प्रेसिडेंट को,
एलजी को, स्पीकर को या फाइनेंस मिनिस्टर को? तो देखो जो हमारा सेक्शन 72 था ना रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, उसमें हमको लिखा था, उन्होंने बताया था कि जो सीएजी की रिपोर्ट्स होंगी वो सारी एलजी के पास जाएंगी, ठीक है। और ये यूटी के केस में हो गया। स्टेट में क्या होता है, गवर्नर के पास सबमिट होती है। फिर क्या होता है, गवर्नर और जो एलजी होते हैं ना, वो जाकर असेंबली में बताते हैं ये उन्होंने बोला। तो इसके रेफरेंस में, यूटी के रेफरेंस में हमारे जेएंडके की, तो सी क्या हो जाएगा, सॉरी बी, लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में हमको इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन के रेफरेंस में स्टेटमेंट बताई हैं, और हमको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बनाया था, तो बिल्कुल सही बात है। फिर इट कंसिस्ट ऑफ द 3 मेंबर्स, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होने चाहिए, सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन होने चाहिए या इलेक्शन कमिश्नर, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। तो देखो ये तीनों ही तीनों ही होने चाहिए, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर होने चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर या एक इलेक्शन कमिश्नर, इस हिसाब से। फिर वो क्या कह रहे हैं, द कमीशंस ऑर्डर हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो बिल्कुल जो इनका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उस पे हम आगे किसी भी कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 329 याद रखना, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी। डी के हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर। तो क्या पार्लियामेंट के पास पावर होती है? तो बिल्कुल सही बात है, वो किसी भी मैटर में हमारे लिए, मतलब कोई भी स्टेट हो, कॉन्करेंट लिस्ट हो, सभी सेक्शन में वो कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास पावर होती है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आर्टिकल 246 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन अ स्टेट। हाँ, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, स्टेट में इंक्लूडेड नहीं है तो फिर उस पर पार्लियामेंट ही है जो वो लॉ बनाएगा। तो देखो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमको वो क्या बोल रहे हैं, पब्लिक डेट ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। इसके रेफरेंस में हमको स्टेटमेंट्स बतानी है और हमको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्या बोल रहे हैं, द लायबिलिटी ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट फॉर पब्लिक डेट कंटिन्यूज टू बी इन द लायबिलिटी ऑफ द सक्सेसर ऑफ द जम्मू एंड, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट होगी। फिर वो बोल रहे हैं द अपॉर्शनमेंट ऑफ द डेट इज डिसाइडेड बाय द एडवाइजरी कमेटी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि वो यूटी को जाएगा, जेएंडके यूटी को जाएगा या लद्दाख को जाएगा, तो वो एडवाइजरी कमेटी ही जो है वो करेगी, मतलब जो उधारी वगैरह होगी, पैसे का लायबिलिटी वगैरह जो बनी हुई है, ठीक है। दोनों ही करेक्ट हो जाएंगी हमारे पास। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 13 के रेफरेंस में वो पूछ रहे हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रोविजन अप्लाई टू द जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो वो था आर्टिकल 239A, जो कि हमारे पास क्या है, पुडुचेरी मॉडल है, ठीक है। जैसे कि जिसके तहत कि हमको लेजिस्लेटिव असेंबली मिली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिले, ध्यान में रखना। फिर हमारे पास क्या है, एक 239AA है जो कि हमारे दिल्ली वगैरह में वहाँ पर हमको देखने को मिलती है, तो ध्यान में रखना। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, 240, जो आर्टिकल 240 है, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट को यूटी के लिए रेगुलेशंस बनाने की जो पावर है वो आ जाती है 244 में। हमारे पास जो शेड्यूल ट्राइब वगैरह एरिया ना वो आ जाते हैं। तो बी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर। अब क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कितनी जो है वो देखो, 5 जो सीट्स है ना वो जेएंडके को मिलेंगी, और जो एक सीट है वो लद्दाख को मिलेगी। तो 5:1 में, वो रेशो में भी पूछ सकते हैं, एंड में जो भी लगा लो, 5:1 हो जाएगी। 5 जिसमें लोकसभा की सीट यूटी के पास और एक जो होगी लद्दाख के पास। ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद हमको वो क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट्स पूछ रहे हैं विद रेफरेंस टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द लद्दाख, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, इट इज़ रजिस्टर्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द 5 मेंबर्स। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रेसिडेंट ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर उसको करता है, ठीक है। कोई लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है, सीओएम यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो ये है ही रॉन्ग है, तो 5-4 वाली बात ही नहीं। तो ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239, सॉरी, हाँ। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाली रॉन्ग हो जाएगी, सेकंड करेक्ट। तो बी क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको क्या बोल रहे हैं, ये 5th जो शेड्यूल है ना, सॉरी
5th शेड्यूल के रेफरेंस में हमको वो स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हमको वो बोल रहे हैं कि जो 106th सेंट्रल लॉज थे दैट आर नाउ एप्लीकेबल टू द यूटी। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, मतलब जो 106 सेंट्रल लॉज में जैसे कि हमारे पास आईपीसी हो गया, सीआरपीसी जिनका कि अभी नाम चेंज हो चुका है, जैसे आरटीआई एक्ट हो गया ना हमारा, तो वो सारे अभी कहाँ पर हैं, वो एप्लीकेबल हैं अभी हमारे यूटी के लिए भी। अब वो कह रहे हैं कि जो 7 स्टेट लॉज थे दैट हैव बीन रिपील, तो देखो वो 7 स्टेट लॉज नहीं थे, बेसिकली वो थे 153 स्टेट लॉज जिनको कि रिपील किया था, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जो 166 स्टेट लॉज है दैट रिमेन्स इन द फोर्स विद अमेंडमेंट। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है, 5th शेड्यूल में जो टेबल 3rd में 166 स्टेट लॉज हैं वो सेम ही रहेंगे, ठीक है, अमेंडमेंट के साथ ही कंटिन्यू रहेंगे। तो देखो इस हिसाब से हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें हमको वो क्या बोल रहे हैं, द हाई कोर्ट ऑफ द J&K बिकेम अ कॉमन हाई कोर्ट ऑन October 31st। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट, दूसरी क्या बोल रहे हैं, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैड टू टेक अ फ्रेश ओथ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, क्योंकि J&K का पहले खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, वो चेंज होने के बाद इनको वापस से अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेनी पड़ी। देखो ये इंडिविजुअली दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, बट इस वजह से तो नहीं जो है कॉमन हाई कोर्ट बनाना। अब ये रीज़न थोड़ी हो सकता है कि उनको ओथ लेनी पड़ी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो फिर उनको कॉमन हाई कोर्ट बनाया, नहीं, इंडिविजुअली करेक्ट है बट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमको बोल रहे हैं विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट ऑल सेंट्रल लॉज दैट शेल बी एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ द लद्दाख। तो देखो वो है हमारे पास सेक्शन 95, ठीक है, इसने हमको बताया हुआ है 5th शेड्यूल का जो टेबल 1 है उसमें बताया है कि जितने भी लॉज होंगे ना वो एप्लीकेबल होंगे। अब जैसे 94 दिया ना, तो इसमें हमको बताया है जितनी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी ना उनके रेफरेंस में। और उसके बाद जो 96 है, सेक्शन 96 में एडेप्टेशन बताई हुई है लॉज की, कौन से कैसे अडेप्ट करने हैं। और 103 में डिफ़िकल्टीज़ वाला जो हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा ना, तो रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास बी करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, जो कि सेक्शन 85 के अंडर था, इसके रेफरेंस में स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, हमको करेक्ट बतानी है। इट लुक्स इनटू द इश्यूज ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, जितने भी उनकी मतलब उनकी सर्विस कंडीशन क्या होगी, उनका कैडर कौन सा होगा, कौन सा कैडर उनको एलोकेशन करना है, तो वो सारी चीज़ें किसके अंडर होंगी, एडवाइजरी कमेटी के अंडर ही होंगी। फिर वो कह रहे हैं इट इंश्योर्स द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, बिल्कुल सही बात है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑब्वियसली उनको करनी ही पड़ेगी दोनों यूटीज़ के रेफरेंस में। तो देखो ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द J&K लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सक्लूडिंग POK आफ्टर द डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट 2022 इस, तो कितने थे, वो बोल रहे हैं कि 24 जो थे ना POK के, इसको हटाकर कितने रह गए पीछे, तो देखो कितने थे, 90, ठीक है। क्योंकि हमने सीट्स जो हैं वो चेंज करने के लिए कहा था ना उनको, कितनी थी, 114 करने के लिए कहा था, ठीक है। तो उसमें से आप 24 माइनस कर दो तो कितने रह जाएंगे हमारे पास, 90 रह जाएंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जिसमें कि हमको 43 सीट्स थी जो पहले थी, ठीक है, पहले 37 थी ना, 43 हो गई हैं जम्मू डिवीज़न के लिए, और जो 47 हैं वो हैं हमारे पास कश्मीर डिवीज़न की, ठीक है। और जो SC और ST है ना, SC के लिए 7 सीट रिजर्व्ड होंगी, और जो ST होंगे उनके लिए 9 सीट्स। हमने पढ़ा ना कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, तो ये चीज़ का भी, छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखना। करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास 90, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर द प्रपोज 2025 अमेंडमेंट टू सेक्शन 54 व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस इफ अ चीफ मिनिस्टर इन कस्टडी डज नॉट रिजाइन बाय द 31st कॉन्जिक्यूटिव डे। हमने पढ़ा ना पहले कि 30 डेज का होता है, अगर 30 दिन तक वो मतलब जेल से नहीं छूटता है, या फिर अगर वो अंडर सस्पेक्शन ही होगा बट वो जेल में होगा, तो फिर भी वो वापस से अपनी सीट नहीं ले सकता है, क्योंकि वो 31st डे पर उसको रिज़ाइन कर दिया जाएगा। वो कह रहे कि अगर वो उसने नहीं रिज़ाइन किया तो उसको निकाल दिया जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, सिर्फ 30 डेज़ का टाइम होता है। द CM ऑटोमेटिकली सीज टू होल्ड ऑफिस। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी सी, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है हमारे पास, द J&K UT लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो हमारे पास होती है स्टेट लिस्ट, एक सेंट्रल लिस्ट, और एक क्या होती है हमारे पास, कंकरेंट लिस्ट।
तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा है। फिर वो बोल रहे हैं द यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर्स आर जर्नली गिवन पावर्स ओवर बोथ स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट सुपरमेसी। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि बेसिकली क्या होता है, जितने भी मतलब स्टेट लिस्ट में होती हैं या फिर सेंट्रल लिस्ट में, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में जो चीज़ें होती हैं, जितनी भी यूटीज़ होती हैं ना, उनके लेजिस्लेचर को परमिशन दी जाती है कि वो कर लें। ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी जिससे रहे, कि दैट इज़ सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट सुपरमेसी। तो ये बिल्कुल सही बात है। वैसे 246 का जो क्लॉज 4 था ना, उसके अंडर ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो ये चीज़ का भी ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे कि जो दिल्ली पुडुचेरी वैसे ही है, तो उस हिसाब से ध्यान में रखना। तो ये दोनों ही हो जाएगा हमारे पास ए, यही इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, ए क्या हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद क्या है, वो बोल रहे हैं कि विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिफाइंस लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में कौन सी सेक्शन में देखने को मिला है, तो देखो सेक्शन 2 के। ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज़ भी, आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, कंसीडर द फाइनलिटी ऑफ द एक्ट, इट रिसीव्ड एक्सेंट ऑन 9th ऑफ अगस्त 2019। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इट हैज़ 103 सेक्शंस एंड 5 शेड्यूल्स, ये भी सही बात है। इट ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके रेफरेंस में 2019 ये तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही था, सिर्फ इसमें हमने 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं अभी। तो बाकी एमसीक्यूज थे, आप लोग को वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद।